हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते किसे हैं, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसका डिफिनेशन समझेंगे, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको कहते किसे हैं, यानी कि हम किससे कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे हमारे वर्ल्ड में कौन कौन सी है। फिर जिसमें हम बात फिर क्या, जैसे कि हम बात करेंगे किसके बारे में, लीग ऑफ नेशंस के बारे में। लीग ऑफ नेशन। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करेंगे जो यूनाइटेड नेशन है, यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फिर हम इसके प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कि जो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जैसे कि इसमें क्या क्या बात करें, जैसे कि हमारा है एक सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल। फिर डिस्कस करेंगे हम सिक्योरिटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर सेक्रेटरीट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरी जिसे सचिवालय भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम इसमें जनरल असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल असेंबली। फिर डिस्कस करेंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर बात करेंगे जो हमारा ट्रस्टशिप काउंसिल है उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। इसके बारे में, ट्रस्टीशिप के बारे में, ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिफॉर्म ऑफ जो यूनाइटेड नेशंस थे उसके बारे में। रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन। फिर डिस्कस करेंगे इसमें जैसे कि जो चेंजेस हुए थे आफ्टर कोल्ड वॉर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद जो भी चेंजेस हुए थे किसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, हम उस पर डिस्कस करेंगे। चेंज इज आफ्टर कोल्ड वॉर। जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था जो कि हमारा कोल्ड वॉर था, तो कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यानी कि 1945 से लेकर के 1991 तक का जो टाइम ड्यूरेशन रहा था वो किसका रहा था, कोल्ड वॉर का रहा था। ये सारे टॉपिक हम इसमें क्या करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें आगे की जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। आगे के पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो यूनिपोलर है, यानी कि बात करते हैं किसके बारे में,
यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड यूएनओ के बारे में। यूनिपोलर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ध्रुवीयता विश्व। फिर बात करेंगे इसके बारे में, फिर जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसमें हम जैसे कि बात करेंगे इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में डिस्कस करेंगे उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर बात करेंगे किसके बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन राइट वॉच के बारे में इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर जो अलग-अलग जो हमारे यूएनए के जो ऑर्गन्स है वो सब हम इसको में काफी ज्यादा ब्रीफली से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूनेस्को है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या अचीवमेंट है, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा चैप्टर को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। और आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपको बता दूं कि हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो किस सीरीज में चल रहा है और आगे किस सीरीज में कंटिन्यू होता रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, मंडे से अगर हम सैटरडे तक की बात करते हैं तो इसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक को क्या कर रहे हैं, अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक को कंप्लीट कर रखा है। वो ऑलरेडी हमारा क्या है, कंप्लीटेड है। अभी हम 12th क्लास की जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसी के पैरेलल में अगर हम बात करते हैं तो एम लक्ष्मीकांत को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक पॉलिटी की किताब है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। यानी कि आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक का क्या मिलेगा, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस में प्रैक्टिस मिल जाएंगे। ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसे ही हम क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है उसको कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जब हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे जो कि है इंडियन पॉलिटी का। फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, संडे के बारे में। अगर हम संडे की बात करते हैं तो इसमें हम 27 ईयर यानी कि 27 ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी कि यूपीएससी का जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा 5 यूनिट में क्या है, डिवाइडेड है। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं यानी कि जो हमारा यूनिट फर्स्ट है वो था हमारा हिस्ट्री सर, यानी कि हिस्ट्री था, जिसमें हमने टोटल 556 क्वेश्चंस को क्या किया था, तो डिस्कस किया था। जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री के 137 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री के 108 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री के 121 क्वेश्चन और इंडियन नेशनल मूवमेंट के टोटल हमने 190 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो इन 27 ईयर में यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे थे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2। जो हमारी यूनिट 2 है वो है पॉलिटिकल का, जिसमें हमने लास्ट संडे 1995 से लेकर के 2000 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किया था जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछ रखा है। इस संडे हम 2001 से लेकर के 2003 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट थर्ड, जो कि यूनिट जो हमारा थर्ड है वो होगा हमारा जियोग्राफी का। और जब जियोग्राफी यानी कि जब हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स का।
और जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का सीरीज, जो कि होगा हमारा सी सेट। तो इस पैटर्न में हमारा वीडियो इसी पैटर्न में आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते किसे हैं, यानी कि व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड बाय मैनी कंट्रीज ऑन द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल। फिर वहीं पे अगर हम आगे भी बात करें तो दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव मैनी मेंबर्स कंट्रीज। कंट्रीज एंड दे वर्क फ्रॉम द होल वर्ल्ड। मतलब ये है इसका कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे कहा जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी कंट्रियां मिल करके क्या बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, यानी कि एक ग्रुप बनाने का काम करती है। तब उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें अगर बात करते हैं, जिसमें बहुत सी कंट्री क्या होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं और वो काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। कहाँ काम करते हैं, बात करते हैं ये विश्व स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें कि कोई एक कंट्री नहीं, बहुत सी कंट्रियां मिलकर के एक ग्रुप बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या करते हैं, वो एक ग्रुप बनाती है और वो विश्व स्तर पर रह करके वो क्या करती है, काम करती है। यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें बात करते हैं किस बारे में, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वाई नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमें अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ तो भी हमने डिस्कस किया था कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं। तो आखिर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम बात करते हैं हमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले ये होता है कि जो प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब सॉल्व प्रॉब्लम्स का मतलब निकल के ये आता है कि वो प्रॉब्लम्स जो किसी एक कंट्री के साथ, जो एक किसी एक कंट्री को सॉल्व कर पाना नामुमकिन हो, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे आज के टाइम पे क्या है, एक इन्वायरमेंट का इशू है।
अगर हम इन्वायरमेंट इशू की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे जो पॉल्यूशन डे बाय डे जो इंक्रीज होते जा रहा है, या बात करते हैं इन्वायरमेंट इशू में, हम जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, किसके बारे में? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो किसी एक कंट्री के द्वारा सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि फिर बात करते हैं हम टेररिज्म्स के बारे में, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टेररिज्म्स हो गया, फिर बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज है, प्रॉपर्टी है, इन जैसे कि फिर जैसे बात करते हैं पेंडेमिक इशू है, तो ऐसी कंडीशंस में एक कंट्री के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करने, यानी कि अगर हम ट्रेड के पर्पज से बात करते हैं, किसके बारे में? ट्रेड यानी कि व्यापार के पर्पज से भी अगर बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। ट्रेड का मतलब है कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट, अपने गुड्स, अपने सर्विसेज को क्या करती है? सेल करती है, बाय करती है, तो उसमें कॉर्पोरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेड करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है, ताकि जिसमें हम क्या कर सके, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या मतलब बात कर सकते हैं किस बारे में? तो कॉर्पोरेशंस को इस्टेब्लिश कर सके। तो कॉर्पोरेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए भी, ट्रेड के लिए, कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। अब फिर जैसे कि बात करते हैं किस बारे में, कि विश्व स्तर पे, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री के टाइम पे बात करते हैं, तो अभी तक टोटल 2 लेवल पे 2 बार क्या हो चुका है? वर्ल्ड वॉर हो चुका है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो वो कब से कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 में। तो यानी कि वर्ल्ड ऑलरेडी 2 बार क्या कर चुका है? वर्ल्ड वॉर को फेस कर चुका है। तो वर्ल्ड लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है, कि हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सके, विश्व स्तर पर क्या कर सके, शांति को स्थापित कर सके। यदि आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है कि भाई आप हमें ये बताइए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप उसके 4-5 मेन पॉइंट्स बता सकते हैं, जैसे कि जो भी ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे मतलब ग्लोबल लेवल पे क्या है कि कॉर्पोरेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए, फिर बात करते हैं जो भी देश के बीच में जो क्या है, एग्रीमेंट्स करने के लिए, ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए, फिर जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो वॉर है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। फिर हम अपने अगले पेज पे आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं अब किसके बारे में, कि अगर जो मेजर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में? जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो इसमें कुछ मतलब प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहला जो है हमारा, वो है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना की गई थी, वो आफ्टर किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1914 से होके 1998 तक चला था। तो उसके बाद क्या है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, ताकि दोबारा से कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो सके। लेकिन लीग ऑफ नेशंस क्या है, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो वहां पे लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से क्या हो गया था? फेल हो गया था। फिर वहीं पे अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, यानी कि मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो उसमें आता है हमारा यूएनओ। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका इंडियन मेंबर कब बना था? तो वो बना था 31 अक्टूबर
1945 को। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 1945 में, वो कब हुई थी? आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, यूएनओ की स्थापना हुई थी और ये काफी हद तक आज के टाइम पे काफी हद तक सक्सेस भी है। कुछ एरियाज में फेलियर भी हमें यूएनओ को देखने का मिलता है। जैसे कि बात करते हैं किसके बारे में, आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में भी क्या है, थर्ड वर्ल्ड वॉर सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें यूएनए के द्वारा भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। वहीं पे जैसे कि बात करते हैं इसराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट के बारे में, अफगानिस्तान का केस अगर हम देखें तो वहां पे क्या है, हमें यूएनओ के काफी ज्यादा फेलियर देखने को मिलता है। तो यूएनओ आज के टाइम पे काफी जितना सक्सेस है तो उसमें, लेकिन हम उसमें कुछ फेलियर्स भी देख सकते हैं। तो एक मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में दूसरा हमारा क्या आता है, वो आता है यूएनओ। और तीसरी की बात करते हैं तो वो आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। फिर बात करते हैं अगला जो हमारा मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं किसके बारे में, आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी मॉनेटरी फंड। फिर अगर हम आगे बात करें तो एक आता है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर आता है हमारा HRW, यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे इन वो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हम वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, यानी कि लीग ऑफ नेशंस के बारे में। अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, आईएलओ के बारे में, सॉरी, लीग लीग ऑफ नेशन। अगर हम लीग ऑफ नेशंस के बारे में समझे तो लीग ऑफ नेशंस क्या है, तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब उसके बाद दोबारा से विश्व को, यानी कि वर्ल्ड को दूसरा ऐसा वॉर ना फेस करना पड़े, तो किसकी स्टैब्लिश की गई थी, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। ताकि वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेस के रिसोर्सेस खर्च हुए थे, काफी ज्यादा इस पे पैसे लगे थे, काफी ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे, काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय देखने को मिला था। तो इस तरीके का भयानक वॉर विश्व स्तर पे दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए किसका है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या है, दोबारा से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस का, वो यही था कि वर्ल्ड लेवल पे पीस को मेंटेन करके रखना, आपस में कोई भी देश एक दूसरे से दोबारा न लड़ना स्टार्ट कर दे, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन आप जितने भी जो मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशंस में, उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, यानी कि आपसी संघर्ष होने की वजह से कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस क्या था, फेलियर हो गया। लीग ऑफ नेशंस फेल होने के काफी रीजंस थे। इसमें सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है कि जो पावरफुल जो नेशंस थे वो इसके मेंबर ही नहीं थे। लेकिन जैसे कि बात करते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि 1914 से लेकर के जो 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो उस टाइम पे यूएसए काफी ज्यादा एक पावरफुल नेशंस के रूप में उभर करके आया था। तो जो लीग ऑफ नेशंस जब स्टैब्लिश की गई थी,
तो उस टाइम पे जो पावरफुल नेशंस था जैसे कि यूएसएसआर और जो अमेरिका था, वो इसका मेंबर ही नहीं था। और जितने भी जो मेंबर्स थे उनके बीच में आपसी डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला था। और वहां पे लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से फेल हो गया था। दूसरा रीजन ये भी माना जाता है लीग ऑफ नेशंस का कि जो आफ्टर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस पे सबसे ज्यादा जो फाइन जो चार्जेस किए गए थे वो किस पे किए गए थे, जर्मनी के ऊपर किया गया था। तो जर्मनी अपने दोबारा से अपने इस चीज को जो जर्मनी के ऊपर जो फाइन्स लगाए गए थे, तो लास्ट में जब एडोल्फ हिटलर सत्ता में आता है तो उसके द्वारा क्या है, दोबारा से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, वहां पे लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से क्या हुआ, फेल हो गए। फिर बात करते हैं किसके बारे में, जो लीग ऑफ नेशन है वो सक्सेसफुली नहीं रह पाया था, उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी सामना करना पड़ा था। जैसे ही हम बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा क्या था, डेंजरस था। क्योंकि सेकंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके कंपेयर में काफी ज्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो वेपन्स थे वो किसमें यूज किए गए थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। इसी ड्यूरेशन में अगर बात करते हैं रसिया, जो आज के मतलब जो आज के टाइम पे रसिया है, जो पहले यूएसएसआर था, यूएसए, कुछ नेशंस क्या थे, खुद को न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम पे डेवलप हो चुके थे। तो इसी का जो एक मेन कारण था कि जापान के जो दो शहर है नागासाकी और हिरोशिमा पे, वहां पे यूएसए के द्वारा जब बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम गिराया गया था, तो और भी ज्यादा क्या था, उस टाइम पूरे देश को पता चल गया था कि अब यूएसए के पास क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन जैसी टेक्नोलॉजी है। और काफी ज्यादा लॉसेस हुए थे किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो इसीलिए क्या है, कुछ यानी कि कहा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपेयर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफी ज्यादा डेंजरस था। उसके बाद जितनी भी जो कंट्रीज थे, उनके द्वारा ये रियलाइज किया गया कि जो लीग ऑफ नेशन है उसमें और भी मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने की जरूरत है, यानी कि उसमें और भी ज्यादा सुधार और चेंजेस लाने की जरूरत है। तो उसके बाद क्या है, जब लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से फेल हो गया और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया गया था, उसकी स्टेब्लिश की गई थी, जिसका नाम था यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं किसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्टेब्लिश हुई थी। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो यूएनओ के अंदर हमें टोटल कितने कंट्री देखने को मिलता है, तो 193 कंट्रीज देखने को मिलता है। अगर हम यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर हमें कहाँ, तो न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि यूएनओ की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं किसके, इस यूएनओ के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर हम यूएनओ के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, किसके बारे में, यूएनओ की ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ। अगर हम यूएनओ के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो हमें क्या क्या देखने हैं, यानी कि मेंटेन मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, पीस इन द वर्ल्ड, पहला। यानी कि विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करना, शांति को बनाए रखना, पहला ऑब्जेक्टिव है किसका, यूएनओ का। फिर वहीं पे बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव, जो भी डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में आपसी ही कंफ्लिक्ट होने लगे, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, तो उसको सेटल करना, यानी कि पीसफुल तरीके से उसको सेटल करना, क्या करना है, यूएनओ का सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है।
तीसरे अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्या है, जो भी अनडेवलप्ड कंट्री है या पुअर कंट्री है, उसकी क्या, जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी क्या करना, हेल्प करना, यानी कि हेल्पिंग कंट्रीज, हेल्पिंग कंट्रीज। फिर बात करते हैं, अगर इसके चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जैसे कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज के बीच में क्या करना, प्रमोट, यानी कि प्रमोट, प्रमोटिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, ऑफ, यानी कि कंट्रीज के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करना, प्रमोट करना, ये यूएनओ का चौथा ऑब्जेक्टिव है। पांचवें ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश करना किसको, ट्रीटीज बिटवीन द कंट्री, जैसे कि बात करते हैं इस्टेब्लिश ट्रीटीज बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में, ट्रीटीज का मतलब होता है संधियां, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में ट्रीटी यानी कि संधिया, मतलब जो ट्रीटीज का मतलब होता है संधि, संधि को स्थापित करना। फिर बात करते हैं जो भी डेवलप्ड स्क्रिप्ट है, यानी कि बात करते हैं वर्ल्ड लेवल, यानी कि वर्ल्ड में, विश्व में जो डेवलप है उसके स्क्रिप्ट को क्या करना, उसके स्क्रिप्ट में कॉर्पोरेट करना, यानी कि कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, डेवलप करना। जैसे कि बात करते हैं इसके जो सिक्स्थ अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो टू डेवलप अ स्क्रिप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। तो ये सारे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हैं किसके, यूएनओ के, यानी कि आज के टाइम पे जो हम जिस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ये सारे इसके क्या देखने को मिलते हैं हमें, ये सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेन्स के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें किसके बारे में, जो प्रिंसिपल ऑफ जो ऑर्गेन्स है, यानी कि जो यूएनओ के जो ऑर्गेन्स है, यूएनओ को जो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वो देखने को मिलता है हमें सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। फिर हम बात करते हैं क्या दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है? सेक्रेटरीएट, जिसे हम सचिवालय भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? तीसरा अगर बात करते हैं, तो हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड सोशल काउंसिल। चौथा जो हमारा फोर्थ है वो है जनरल असेंबली, जनरल असेंबली।
फिफ्थ है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्स्थ है हमारा जस्टिस कौंसिल। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। कल हम ये सारे ऑर्गेन्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो ऑर्गेन्स है उसका क्या काम है, उसके मेंबर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये सब हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आपको जो ये न्यू पैटर्न है वो कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। और वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी एडवाइस देना तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।